नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार और मध्य प्रदेश से है, जहां भोपाल और मोतिहारी में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है और मोतिहारी से 3 और भोपाल से एक शख्स को एनआईए ने उठाया है। पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है और एनआईए की टीम मोतिहारी में उस्मान नाम के संदिग्ध को पकड़ने पहुंची थी। उस्मान तो मिला नहीं, लेकिन 3 अन्य संदिग्धों को एनआईए ने दबोच लिया। तो ये बड़ी खबर, जहां भोपाल से एक आरोपी को एनआईए ने अपनी गिरफ्त में लिया है और वहीं अगर मोतिहारी की बात कर लें तो वहां से भी प्रतिबंधित संगठन के जो सदस्य हैं जुड़े हुए, उनको भी शिकंजे में लिया गया है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ हिलने लगे हैं, दरकने लगे हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए आशियानों में भयंकर दरारें आ गई हैं। जिंदगी और जिंदगी भर की पूंजी, सब कुछ खतरे में है। हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जोशीमठ, मंडी और डोडा की तस्वीर। डोडा में दीवारों में दरार के बाद कुछ मकान भी ढह गए हैं। प्रशासन और सर्वे टीम मौके पर तो पहुंची है जांच करने में। लोग दहशत में और सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। 3 तस्वीरें डोडा, जोशीमठ और मंडी की। तीनों अलग अलग हिस्सों की, ये तीनों पहाड़ी राज्य, डोडा जम्मू कश्मीर, वही हिमाचल की एक तस्वीर और उत्तराखंड की तस्वीर। अब 2 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह से मकान धराशायी हो गए। ये डोडा की तस्वीरें हैं दोनों, आप जो देख रहे हैं। मौके पर सर्वे टीम पहुंच गई है, लेकिन लोग मदद के इंतजार में हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से, क्योंकि जानमाल का नुकसान, जिंदगी का खतरा और जिंदगी भर की जो गाढ़ी कमाई थी, जो उन्होंने आवास बनाने में, अपने आशियाने को बनाने में लगा दिया, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं पहाड़ों पर, क्योंकि जमीनें धंस रही हैं और दरारें हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला डोडा के ठाठरी के मुकाम पे, जो कि नई बस्ती है। यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे मकानों में दरारें आने शुरू हो गई थी और कल रात से इसमें काफ़ी शिद्दत पैदा हुई है और कल रात को 6 मकान टोटल डैमेज हो चुके हैं, जो गिर चुके हैं। इसके अलावा 15 जिनमें काफ़ी दरारें आ चुकी हैं। तो उत्तराखंड की जो शिमत की तरह यहाँ पे भी मकानों में ऐसा ऐसा दरारें आनी शुरू होगी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दरारें आ गई हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ के जो हालात अभी हैं। ये देखिए, एक मकान बिल्कुल टोटल गिर चुका है। उसके अलावा इस इलाके में बाकी भी जो मकान है वो भी गिर चुके हैं और लगभग 15 मकान ऐसे हैं जिनमें काफ़ी दरारें आई हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे इस इलाके में लोगों में एक खौफ है। जिसे जो इन घरों में रहते थे वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। जिला इंतज़ामिया ने इन आवाम के लिए, जो इन मकानों में रहते थे, जो परेशान थे, उनको यहाँ से शिफ्ट किया है, उनके लिए इंतज़ामात किए हैं और उनको यहाँ से सेफ जगह पे ले गए हैं। इस दौरान जिला इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट की और दिल्ली से नेशनल जियोलॉजी माइनिंग की एक टीम निकल चुकी है। पिछले कई दिनों से ये दहशत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें रात को छोटे छोटे बच्चे लेके हमें लोगों के घरों में बैठना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है। हमारा सारा सामान ख़त्म हो गया है। हम बहुत डरे हुए हैं। आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं क्या हालत हुई है इन मकानों की। जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो बच्चे हैं कम से कम उनके बारे में सोचें। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 19+2 21 स्ट्रक्चर्स जो कल इफेक्टेड थे, आज सुबह भी देखा गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वहीं तक लिमिटेड है। सरकार ने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजी थी, जो सुबह से स्टडीज जो है उनने अपनी की है, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। हमारे 2 रिलीफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कुछ लोगों ने वहां सामान रखा है, तो जो आना चाहे वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाई है। रामचरितमानस को लेकर लगातार पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं, ताकि अपने वोट बैंक को साध सकें। इस कड़ी में अब मायावती की एंट्री भी हो चुकी है। ये कैसा धर्म है, पूरे शुभ समाज को अपमानित करने की बात करता है? क्या यही धर्म है? यह सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं। रामचरितमानस की चौपाई के विरोध में ऐसी चिंगारी उठी जो शहर शहर में गुस्से की लपटें बनकर धधक रही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर यूपी से बिहार तक जबरदस्त सियासत हो रही है।
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर शूद्र वाली पोस्टरबाजी कर इस मुद्दे को और तूल दे रहे हैं। और इसी विवाद के बीच लखनऊ में सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस की प्रतियां लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। यहां एसपी नेताओं से उनका आमना सामना हो गया। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर हंगामा बरपा। अब तो आप बोल नहीं रहे, ऑन रखे हैं। मर्यादा पूरी तुम्हारी की ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या ढोलक का स्कूल खुलेगा? क्या गाय भैंस बकरी बैल का स्कूल खुलेगा? फिर अब हम आधी आबादी है इस देश के, सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा तुलसीदास जी इतनी नारियों से, पूरे विश्व की नारियों से क्यों नाराज थे जो ऐसा लिख दिए? लगातार बढ़ते टकराव और नेताओं के बयानों वाले दावों से ऐसा लगता है कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर छिड़े विवाद का सिरा 24 के लोकसभा चुनावों से जुड़ता है। हर दल इस मुद्दे को अपने हिसाब से उठा रहा है, अपने नफे नुकसान के हिसाब से सियासत को आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि पूरे विवाद पर जब बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान आया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्हें गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। समाजवादी पार्टी प्रमुख का इन वर्गों की वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में हुई 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती के हमले के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। दलित पिछड़ों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उधर इस बार पलटवार के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार धर्म को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता ऐसे बयानों को जातिवादी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है। क्या यही धर्म है? देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं और इनको जनता ने नकार दिया है। रामचरितमानस पर विवाद की शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से हुई। यूपी में इस पर सियासत परवान चढ़ी। भारी संग्राम के बीच तेजस्वी यादव भी वर्ण व्यवस्था बनाने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। इशारों में ही सही इस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, ये ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है? देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है। वहीं कांग्रेस लोगों की आस्था के मुद्दे पर खुलकर बयानबाजी से बच रही है। इस मुद्दे पर राजनीति को गलत बता रही है। मंदिर से निकाल के घर घर तक पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने, ये संत महात्माओं ने जो किया है उसके मूल तत्व को समझिए आप। ये छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करके आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक रामचरितमानस है या कोई पवित्र ग्रंथ, इसको करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी आस्था का विषय है। इस पे किसी को अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे मायावती हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य। अगले साल यानी 2024 में राम मंदिर तैयार हो रहा है। बीजेपी के लिए ये वोटों का रामराज होगा। माना जा रहा है कि विरोधी रामचरितमानस के बहाने दलित पिछड़े का मुद्दा गरमाएंगे। इस बहाने 24 की चुनौती को मजबूत बनाएंगे। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मिलन शर्मा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, आज तक। रामचरितमानस, जी हां, रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भड़का विवाद हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे की आड़ में अपनी सियासी जमीन
तलाशने और मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी कर रही हैं ताकि अपने वोट बैंक को वो साध सकें। साफ है कि मानस बहाना है, 24 का चुनाव निशाना है। जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। माननीय न्यायालय को लिखा है इनको फांसी की सजा हो और इनको हैंग किया जाए चौराहे पे। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि। इन संविधान में क्या है, देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। रामचरितमानस की चंद चौपाइयों पर पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के सवाल और फिर यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तल्ख टिप्पणियों ने ऐसा सियासी भूचाल ला दिया है जो थमता नहीं दिखता। दिन ब दिन सियासत की आग भड़कती जा रही है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासी पार्टियां दो खेमे में बट गई हैं और इस पूरे विवाद के बीच 24 के चुनाव की आहट दिख रही है। पहले आपको सुनवाते हैं मानस को लेकर किन बयानों पर यह सियासत भड़की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है। जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इन बयानों के बाद खास तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध शहर शहर फैल गया। यूपी से बिहार तक हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। शब्दों की सीमाएं तक लांघी जा रही हैं। दिल्ली से सटे लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात सुनिए, जो ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अगर इनमें दम है, मेरा तो सीधा चैलेंज है कि मैं ये मौर्य जी या अखिलेश जी ये केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी, और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और इनको, मैंने माननीय न्यायालय को लिखा है, इनको फांसी की सजा हो और इनको हैंग किया जाए चौराहे पे, जिससे कि जो देश के अंदर एक दंगा भड़काने की जो साजिश है। मानस को लेकर मचे घमासान के बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य की कानूनी मोर्चे पर भी घेराबंदी हो रही है। ग्वालियर में उनके खिलाफ हिंदू महासभा ने पहले प्रदर्शन किया और फिर पहली एफआईआर दर्ज करा दी। 2 दिन से ग्वालियर में मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। मौर्य और समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शनों की मुहिम सी चल पड़ी है। बागपत में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर गया। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मौर्य का पुतला फूंककर गिरफ्तारी की मांग की गई। वाराणसी में मौर्य का पुतला फूंका गया। लोगों ने मानस की प्रतियां सिर पर रखी। यहाँ मुस्लिम महिला फाउंडेशन भी मौर्य के खिलाफ उतरी। और ये संभल की तस्वीरें हैं। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले पर जूते चप्पल बरस रहे हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ हिंदू संगठन डटे हैं और उनके बचाव में उनकी समाजवादी पार्टी भी आ खड़ी हुई है। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर शूद्र वाली पोस्टरबाजी हो रही है। साफ है कि समाजवादी पार्टी ने भी सियासी लाइन मजबूती से पकड़ ली है। सियासी नफा नुकसान समझकर अखिलेश पहले ही स्वामी प्रसाद का साथ दे चुके हैं। अब तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को इसी मुद्दे पर निशाने पर लिया है। ये नए किस्म का सियासी ध्रुवीकरण है। इसी विवाद के बीच लखनऊ में सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस की प्रतियां लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए और इस सब विवाद के बीच कुछ सियासी पार्टियों को
वोटों का गणित प्रभावित होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि मायावती ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वोट बैंक ना खिसक जाए, इसके लिए बहन जी ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। मायावती ने लिखा, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन वर्गों को शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन्हें शूद्र कहकर अपमानित न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। समाजवादी पार्टी प्रमुख का इन वर्गों की वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में हुई 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती को उनके सवालों का जवाब देने के लिए खुद स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए और संविधान का असल मतलब बहन जी को समझाया। माननीय बहन जी को अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पीड़ा, बाबू जगजीवन राम जी का जाति पीड़ा, अखिलेश यादव की जाति पीड़ा को अगर देखी होती तो शायद उनका ट्विटर नहीं होता। पखवाड़े भर के भीतर ही मंदिर और मानस के बहाने अगले साल 2024 में होने वाले चुनाव की जमीन तैयार होती नजर आ रही है। इसी लिहाज से रामचरितमानस के बहाने दलित पिछड़ों का मुद्दा गरमाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और हाल के दिनों में हिंदू और हिंदुत्व की नए सिरे से अलग जगाने की कोशिश नजर आ रही है। हिंदू राष्ट्र की जो बात पहले दबी जुबान में की जाती थी वो अब बेहिचक आक्रामक अंदाज में कही जा रही है। बागेश्वर बाबा के हिंदुत्व के मैदान में नई एंट्री हुई है और वो अचानक चर्चा के केंद्र बन चुके हैं। इसके बाद दूसरे बाबाओं से लेकर नेता भी हिंदुत्व के मैदान में नए नए दांव खेलने को तैयार नजर आ रहे हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। एक नई उम्र के बाबा आए और चंद रोज के भीतर छा गए। वर्तमान में सनातन की क्रांति का आना इस बात का तय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर। ऐसी हस्ती बन गए जिनके आगे बड़े बड़े साधु संतों की चमक दमक फीकी नजर आती है। ये बाबा चमत्कार दिखाते हैं, उनके चमत्कारों पर सवाल उठते हैं तो वो और भी आक्रामक हो जाते हैं और कुछ दिनों के भीतर ही उनके इर्द गिर्द एक आभा मंडल बना दिया जाता है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सब इसलिए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा हिंदुत्व की जमीन पर आक्रामक बैटिंग करते दिखते हैं। वो हिंदुत्व के नए आकर्षक और आक्रामक नायक बनकर धूमकेतु की तरह उभरते हैं। शायद ही किसी साधु संत को चंद रोज के भीतर ऐसी प्रसिद्धि नसीब हुई है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत की दहलीज पर 24 का चुनाव दस्तक दे रहा है? क्या इसलिए क्योंकि हिंदू हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द फिजाओं में ज्यादा तेजी से तैर रहे हैं और मुद्दों का नया आसमान तैयार होता दिख रहा है? बागेश्वर धाम के बाबा ने बहुत जल्द अपनी असली लाइन पकड़ ली और उस पर मजबूती से चल पड़े। वो अब आक्रामकता से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दों का फैलाव साफ और स्पष्ट है। हिंदू राष्ट्र जैसी सोच से जुड़े दूसरे मुद्दे भी
बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रहे हैं। बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक और गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। मेरी बहनों, दूसरे धर्म के लिए बुरा मत मानना। आज की कथा में मुझे बहुत, आज दरबार में इस बात के लिए बहुत आवेश आ रहा था। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। संतों के शहर प्रयागराज तक में धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार लगा रहे हैं। नागपुर में सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद से बाबा के लाखों नए भक्त बन गए। विकास, नौकरी, रोजगार, सेहत जैसे मुद्दे कहीं पीछे होते जा रहे हैं और धर्म सियासी राह पर ध्वजवाहन बनता जा रहा है। मंजिल है 24 का रण। आज तक ब्यूरो। जी हां, तो 24 का सियासी रण सज चुका है। पार्टियां और नेता अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं। बयानों के साथ अब 24 के चुनाव के सियासी मुद्दों पर से पर्दा हटता जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि 24 के रण का एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर होगा, जो तेजी के साथ आकार भी ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख याद दिला रही है, तो विरोधी इसकी काट तलाशने में लगे हुए हैं। रामचरितमानस विवाद भी इसी का हिस्सा है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। ये वो यात्रा है जो राम मंदिर निर्माण का हिस्सा है, लेकिन इससे सियासी जमीन भी तैयार हो रही है। चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वो यात्रा है जो 24 के चुनाव को दिशा दे सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या से उठने वाले जय श्री राम के नारों की गूंज क्या 2024 तक जाएगी? राम सिया राम जय जय राम। 24 का चुनाव दिन ब दिन करीब आ रहा है और इसके साथ ही जो सियासी मुद्दे आकार ले रहे हैं, उनमें एक अहम मुद्दा है राम मंदिर का। राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है और 26 जनवरी को नेपाल की शालिग्रामी नदी से निकाले गए 2 बड़े पत्थरों को 2 बड़े ट्रकों पर लादकर जो यात्रा शुरू हुई, उसने एक अलग तरह का माहौल तैयार कर दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। ये यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां इसका जोरदार स्वागत किया गया। फूल बरसाए गए, शालिग्राम की पूजा अर्चना की गई। अब ये शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी है। तय माना जा रहा है कि 24 के चुनावी मुद्दों में राम मंदिर अहम होगा। बीजेपी के लिए ये किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के बयानों की दिशा अब इस तरफ मुड़ने लगी है। सियासी रण त्रिपुरा का था, लेकिन वहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने राम मंदिर का जिक्र किया। शर्मा ने याद दिलाया कि 500 साल बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। 500 साल बाबर का नाम में हम तब किया था कि मेरा जहां राम का जन्म हुआ था, वहां बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। एक तरफ रामचरितमानस को लेकर दलितों के मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी इस कोशिश में है कि बात राम मंदिर की हो तो इसमें अगड़े पिछड़े या दलितों जैसी कोई दीवार ना दिखे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एकमात्र दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल की बात सुनिए, जो शालिग्राम यात्रा में साथ थे। प्रभु की इच्छा मेरे जैसे लोगों को अपने काम में उपयोग किए। मैं तो परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस जीवन में राम काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और राम काम जिसके जीवन में मिल गया उससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। बीजेपी के दूसरे दलित नेता भी मोर्चा संभाले हुए कि रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसकी छाप कम से कम राम मंदिर मुद्दे पर ना दिखे। अपने को हिंदू मानता हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू। मैं श्री रामचरितमानस को मानता हूँ, मैं अखंड मानस का पाठ कराता हूँ। अभी माता जी का दर्शन किया हूँ, हनुमान जी का दर्शन किया हूँ। रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही रहा हूँ। वो जहर फैलाएंगे, लेकिन हम समाज को बंटने नहीं देंगे, समाज को एकजुट रखेंगे।
यूपी के डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा भी शूद्रों वाली सियासत को लेकर समाजवादी पार्टी पर वार कर रहे हैं। जो बसपा की भाषा थी विभाजन करने की, उसको बोल के समझते हैं कि वोट का पोलराइजेशन कर लेंगे। असंभव है। गुजरात में अनुसूचित और पिछड़ों ने जिस प्रकार से वोट दिया, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने और अनुसूचित ने जिस प्रकार विधानसभा में वोट दिया है, यही इनके अंदर खलबली का कारण है। विरोधियों को यह डर सता रहा है कि चंद महीनों के भीतर ही राम मंदिर बन जाएगा और ऐसे में कहीं 24 का चुनाव मुद्दों की जमीन पर सीधे सीधे मंदिर और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही ना सिमट जाए। अभी तो राम मंदिर के लिए प्रतिमा का काम शुरू होगा। इतना तय है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर की गूंज कुछ और साफ सुनाई देगी। आज तक तो एक बात तो सत्य है, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सब राम के सहारे हैं।